दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। देखो मैं आज मैथ्स के 4 टॉपिक ये कवर कर रहा हूँ, जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज स्पीड और ट्रेन। देखो ये ऐसे टॉपिक हैं 4 जिनसे 3 से 4 सवाल पक्के होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना एंड तक। मैंने कंपाइलेशन करवाया है और नो डाउट बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट है ये, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर सकते हो, पूरा पढ़ाया जाता है। जिसको फाउंडेशन अच्छे से पढ़ना है सिलेक्शन उसी से होगा। मैथ का पूरा प्राइम बैच आप ले सकते हो, 699 में आपको मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी है एप्लीकेशन क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर। आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, सारी सब्जेक्ट मात्र 1399 में मिलेंगी आपको एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। रेलवे प्राइम बैच इस साल का सबसे बेहतरीन बैच होगा, जो रेलवे एग्जाम वाले बच्चों के सिलेक्शन के लिए काम आएगा, ठीक है। हमारी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर भी चलती हैं लगातार, जिसमें 2 हमारे यूट्यूब चैनल हैं, क्विक ट्रिक एग्जाम और क्विक ट्रिक बाय साहिल सर। उस पर हमारे टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जिसमें आप देखते हैं कि सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके, 9 बजे साइंस, 11 बजे मैथ इस चैनल पर होती है, और 1 बजे रीजनिंग और 4 बजे जीके होती है। आप पढ़ सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहां मिल जाती है, और वो लिंक सीधा टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ले जाती है, तो सीधा नीचे लिंक पे क्लिक करो, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ज्योमेट्री के मैं 25 महत्वपूर्ण फॉर्मूले या थ्योरम्स की सेशन ले चुका हूं। आप सभी विद्यार्थी रात को जो सेशन हुआ है ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, और मंडे से हम पेपर हैक्ड शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रीमियम रहने वाले हैं पेपर, जो एक्सपेक्टेड पेपर बन रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम जैसा, ठीक है। तो अब तैयार रहिए। इसका टाइम टेबल भी बिल्कुल क्लियर है, वही 10 बजे रीजनिंग, 3 बजे मैथ का पेपर, 5 बजे अपना जनरल अवेयरनेस का, और 7 बजे अपने साइंस का पेपर होगा, ठीक है भाई। तो ये मैथ का 3 बजे होने वाला है, मंडे से पेपर हैक्ड स्टार्ट। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आप बता सकते हो क्या। ये बिल्कुल सवाल, ऐसे सवाल आ रहे हैं कि 275 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो जवाब आ गया भाई 55 और 55, यानी कि जो रफ्तार आ गई है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, ठीक है। अब यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 250 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अगर रफ्तार को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार हो गई है, तो 250 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगने वाला है। तो आप लोग जाए डायरेक्ट जवाब दे देंगे कि सर 5 घंटे लगने वाले हैं। कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, इस तरह का सवाल आसानी से फोड़ दूंगा सर मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये जरूर आ जाता है कि कभी भी बोला जाए कि अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि अगर 7 अगर उसकी स्पीड है सामान्य, लेकिन चल वो 5 से रहा है, तो जैसे ही कोई अपनी स्पीड को कम करता है तो वैसे ही उसका जो समय है वो बढ़ जाता है। अब समय कितना बढ़ रहा है, 2 अनुपात, और वह 2 अनुपात वो किसके बराबर है, 20 मिनट लेट हो रहा है ना भाई, लेट तो हो ही रहा है। तो 1 अनुपात बराबर हो गया 10 मिनट, आपका 1 अनुपात बराबर हो गया 10 मिनट। तो सामान्य स्पीड पे जो संगत टाइम होगा वही सामान्य समय होगा, और इसी को ही हम 50 मिनट कह देंगे कि भाई यही अपना सामान्य समय है 50 मिनट। यही अपना सामान्य समय है 50 मिनट, आपका एक सामान्य समय हो गया। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी इसी तरह का सवाल है, बढ़िया सवाल है, पूछा गया है आपके पेपरों में ही, और ऐसा सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकता है कि कार की स्पीड हर घंटे 20% कम होती है, प्रति घंटे 20% कम हो जाती है, ठीक है। कार की एक तय दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी, तो कार अपनी मूल गति से चलता है तो वह कितनी देर में होगी। देखो ऐसा है, माना उसकी स्पीड मैंने 5 मान ली, 5x मैंने मान ली भाई, और मान लो चलो। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 5x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, 5x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, तो उस ओरिजिनल स्पीड से समय कितना लगेगा, यही पूछा गया है, कितना समय लगेगा। लेकिन दूरी तय हुई कैसे है कि पहले 5x थी 1 घंटे के लिए, फिर क्या कर दिया 20% कम हो गया, तो फिर 4x हो गई अगले घंटे के लिए, फिर 20% यानी कि 3.2x हो गई अगले घंटे के लिए,
फिर 20%, 2.56x अगले घंटे के लिए। बात आपको समझ में आ गई? तय दूरी 4 घंटे में कर रहे हैं अपन, जब 20-20% हर घंटे कम हो रहा है तो ये दूरी ऐसे चल रही है, ये कुल दूरी है। अब यही दूरी अगर ओरिजिनल स्पीड से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्वेश्चन में खास बात समझ में आ गई आपको क्या है? 5 और 4 9 और 3 12.2 और 2.56, तो 6 7 14.76 बटे 5। तो आपका जो समय आ रहा है 14.76 बटे 5 को हम लिख देंगे 10 बटे 2। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 28 और 1 29, 2.952 आंसर आ गया मेरे भाई। दोस्तों गजब का सवाल है। एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुकती है, तो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा? देखो स्टॉपेज वाले सवाल काफी आ रहे हैं कि वह हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुक जाती है। क्या हो जाता है? हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुक जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि 12 किलोमीटर 1 घंटे लग रहे हैं, 6 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। और कहानी ये कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुकती है, हर 1 किलोमीटर पर। तो जैसे ही 6 किलोमीटर तय करूंगा तो उसमें कितनी बार? 5 बार, एक कम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 5 बार रुकेगी 7-7 मिनट के लिए, तो कुल मिलाकर 35 मिनट स्टॉपेज का आ गया। तो आपको कितना समय लगेगा? 65 मिनट लगेंगे। कितना? 65 मिनट लगने वाले। कितना लगने वाला है? 65 मिनट लगने वाले हैं। अच्छा हाँ, और ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है इस टाइप का, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड में भी करवा रखा है। ओके, तो आप आसानी से कर भी सकते हो इस सवाल को। और मैंने ये भी समझाया कि क्यों 5 बार रुकेगा। देखो जब कोई चलता है तो चलता है तो रुका ही रहता है बेचारा, तो उसका टाइम काउंट नहीं होगा। 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, 1 2 3 4 5, यहां पर रुक गया, और ये 6वां किलोमीटर। अब जब यहां लास्ट पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर, ये उसका है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पता है क्या होता है? उसका एंड पॉइंट, यहां पर उसको पहुंचना है। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि हमेशा सफर में रुकना पूछा जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। सफर में आप 5 बार रुके हो 7 मिनट के लिए। शुरुआत वाले और एंड वाले का लेते नहीं है भाई टाइम, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए समझ में आ गई बात। ओके दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। 2 कारें हैं पी से क्यू की ओर और क्यू से पी की ओर एक ही समय से चलना शुरू करती हैं। दो कार हैं, दो कार हैं भाई। एक कार आपकी ये रही, ये पी है, ये क्यू है। रास्ते में एक दूसरे पर मिलते हैं, मिलने के बाद 16 घंटे लग रहे हैं और 25 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ कार पी, स्पीड ऑफ कार क्यू जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा टी क्यू अपॉन T1। इसका मतलब आपका जो दूसरा वाला टाइम है 25 का 5 और 16 का 4, तो दोनों की स्पीड का रेशो आ गया। अब पहली कार की चाल अगर 20 है, मतलब जो भी पहले पी से चल रहा है जो, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल है। हाँ चलिए, शिव काशु कह रहा है सर ये मैथ कैसे होगी, इरिटेट करती है मैथ्स। बेटा इरिटेट होने दो चीज़ में, बट आप ये समझो रिजल्ट भी यहीं से आएगा। हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स, आप जानते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो देखिए सवाल देखिएगा। एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से शहर पी से क्यू तक यात्रा करता है और उसी मार्ग में 100 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आता है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? जब ड्यूरी समान होती है
तो 2xy और x प्लस वाई लगा देते हैं। 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 बार काट दिया, 4 से 15 बार काट दिया, 4 से 5 बार कट गया, तो 15 5 75 आपकी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं जब एक स्पीड दे रखी हो और आने वाली स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगला सवाल देखेंगे। रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस भी आ जाता है और कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं। जब कभी भी टोटल टाइम आपको गिवन हो तो निंजा टेक्निक लग जाती है दूरी निकालने के लिए। निंजा टेक्निक कितनी प्यारी है कि जो दोनों स्पीड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, अगर टोटल टाइम दिया हो तो दोनों स्पीड का सम ले लो, और टोटल टाइम कितना है 9, केक कट गई तो आंसर आ गया 20। और 20 क्या है दोस्तों, ये वन साइडेड दूरी है। क्या है, एक तरफा दूरी, वन साइडेड डिस्टेंस। जब आप गांव से कॉलेज जाते हो तो एक तरफा जो दूरी होती है वो ये है, यही डी है वो। ठीक है, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी को 20 की चाल से और अगली 40 किलोमीटर की दूरी को 30 की चाल से, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। औसत चाल होता है कुल दूरी 80 प्लस का 40 और कुल समय 80/20 और 40/30। कुल दूरी कैसे निकालेंगे भाई, 120। कुल समय कितना हो गया, 4 + 4/3, 120 इंटू 3/16, 8 दूनी 16, 15 8 120, 22.5 आंसर आ रहा है। जिसका भी अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल है। अगला करके दिखाओ चलो। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है। आप पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब यहां पर एक घर है उसका, मान लो एक ये व्यू पॉइंट है। क्या गया, पैदल तो चल कर गया और कार से लौट रहा है, मतलब यहां पर कार चुरा ली उसने। ठीक है, तो ऐसा करने में उसको टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे 15 मिनट, ये सब करने में उसको, है ना, आने जाने में जो भी है। अब दोनों तरफ अगर वो कार से जा रहा होता, मतलब घर से ही अपनी कार लेकर जा रहा होता, कार से ही जा रहा होता और कार से ही वापस आ रहा होता, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि उसको 5 घंटे कम लगते। यानी कि आप मुझे बताओ क्या 3 घंटे 15 मिनट लगते उसे, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो दोनों 2 बार पैदल जाए और 2 बार कार से वापस आए तो यही टाइम कितना हो जाएगा, 16 घंटे, 16 घंटे 30 मिनट। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ कार का टाइम ये रहा, दोनों तरफ पैदल का टाइम निकालना है तो घटा दो, 16 में से 3 15 घटा दो तो 13 15 हो गया भाई। डी विकल्प का आप चयन कर लीजिएगा। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल को दुगना कर लेता है तो उसे अमन से 9 घंटे कम लगते हैं। बात समझे आप, कि 60 किलोमीटर की दूरी है, प्रणय अपनी चाल को डबल कर रहा है, तो प्रणय की पहले चाल 1 थी और अब 2 हो गई। ये प्रणय है, प्रणय की स्पीड, प्रणय का टाइम, तो टाइम का रेशो हो जाएगा सर 2:1। अब टाइम डिफरेंस कहां से पैदा हो गया, बताना मुझे जरा। 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे ज्यादा लग रहे थे प्रणय को अमन से, और प्रणय अपनी चाल को डबल करा तो अमन से 9 घंटे कम लग रहे। तो यहां पर जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15 घंटे का। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि पहले तो 6 घंटे ज्यादा ले रहा था प्रणय को अमन से, ज्यादा लग रहा था, और जैसी दुगनी करी अब 9 घंटे अमन से कम लग रहे हैं, 15 घंटे का गैप आ गया। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 30 घंटे हो गया, प्रणय अपनी ओरिजिनल चाल से चल रहा है। तो प्रणय अपनी ओरिजिनल चाल से 30 घंटे ले रहा है, ओरिजिनल चाल से। तो प्रणय की ओरिजिनल चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे में तय कर रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रणय की ओरिजिनल चाल है, प्रणय की ओरिजिनल चाल है। बढ़िया सवाल है भाई। किसी को कोई समस्या,
किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? ऐसे सवाल बना लोगे ना, फोड़ लोगे ना? हाँ या ना में जवाब दे दो भाइयों, पे लो जल्दी से, फटाफट से जल्दी से करो, और टेंशन 1% की भी बना लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिस वाला चोर को देख लिया, ये पुलिस वाला है, ये चोर है, 200 मीटर। अब जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लग जाता है। अब चोर भाग रहा है 9 की चाल से और पुलिसकर्मी भागेगा 10 की चाल से। पकड़े तो जाएंगे, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागेगा? बड़ा सिंपल तरीका बताऊं, चोर कितनी दूरी भागेगा? तो 200 मीटर। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? एक। सापेक्ष चाल, जब पुलिस चोर का पीछा भाग करेगा तो समान डायरेक्शन में भागेंगे, एक। और ये आ गया टाइम, और आपको निकालना है कि चोर कितना भागेगा, तो चोर की स्पीड का गुणा कर दो, तो दूरी आ जाएगी 1800 मीटर। और 1800 मीटर को कहते हैं 1.8 किलोमीटर। 1800 मीटर को कहते हैं 1.8 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड और 9, कोई किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे भी किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे कट जाएगा 1800 मीटर। मीटर 1.8 किलोमीटर होता है। अगला सवाल करके बताइए, आप लोग करेंगे इस सवाल को, जल्दी से करिए भाई, पता तो चले कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। एक चोर एक पुलिसकर्मी को देख लेता है सर, देख लिया, और वह 18 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगता है। कौन? चोर। चोर भागने लगता है। 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी भी एक निश्चित चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। तो आप मुझे बताओ, 18 की रफ्तार से 12 सेकंड के कितनी दूरी तय कर लेगा? तो 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 216 मीटर तय कर लेगा। अब 216 मीटर तय कर लेगा, पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने में इतना मीटर तय करता है। आप मुझे बताओ 216 मीटर के कितने गैप? देख लो, 4 गैप हो गए, 4 गैप हो गए, बस बढ़िया है, यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। देखो, आपने ये कहा सर 216 मीटर तो पहले ही खड़ा है वो, हाँ सही बात है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको पुलिसकर्मी की चाल निकालनी है। ये मुझे बताओ, पुलिसकर्मी भागा 864 मीटर ही तो भागा है, और चोर कितना भागेगा? चोर जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है, तब चोर 216 कम भागेगा, यानी कि 648। तो ये दूरी का रेशो है। तो मैं इसको काटूं तो चार, इसको काट लेते हैं अपन, 216 से काट लेते हैं 3 बार, 216 से काट दिया मैंने 4 बार। किसी को कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस का रेशो है, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो भी यही होगा। हाँ, तो 3 बराबर अगर 18 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 24। बस, पुलिसकर्मी की स्पीड हो जाएगी 24। चलिए आइए, बस पढ़ते रहो यार अच्छे से, टेंशन फ्री होके। देखो नाव कैसे चलती है। अगर भाई नाव है मेरे पास, तो कभी भी अगर नाव की जो स्पीड हम मानेंगे, ये होती है स्पीड ऑफ बोट। इस v को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ बोट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाव की चाल, जिसको हम बोलते हैं नाव की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। अब भाई नाव अगर ऐसे पड़ी हुई है तो कोई बात है क्या? नाव, नाव तो पानी में तैरने के लिए बनी है। जिस तरह से अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी नाव कैसे चलेगी? तो पानी आपका क्या काम करती है, धारा आपको क्या काम करती है, हम लोग क्या काम करते हैं? धारा आपको आगे पुश करती है, भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब धारा अगर पढ़ाई हो तब तो आप आगे पुश हो जाते हो, तब तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। धारा अगर कोई चक्कर हो लड़की वड़की का, तो आप पीछे खिसक जाते हो। तो यही कॉन्सेप्ट धारा का है, और यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नाव और धारा का है। तो पॉइंट समझिए कि नाव पड़ी हुई है तो उसकी चाल v है, धारा अगर बह रही है, यानी कि स्ट्रीम अगर ऐसे बह रही है, तो आप मुझे बताओ यार, आपकी धारा की दिशा नाव की दिशा के बराबर है, यानी कि नाव की दिशा में ही है ना, इसको बोलते हैं धारा की दिशा नाव की दिशा के अनुदिश है, उसी दिशा में मूव कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीड कहलाती है वो कहलाती है, आपकी जो स्पीड कहलाती है वो कहलाती है डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं भाइयों? इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले तो मैं आपको अंग्रेज बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, और हिंदी में इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुप्रभा। क्या नाम है? अनुप्रभा।
धारा के अनुदेश ठीक है, धारा की दिशा में, ये सारे नाम उसके हो जाते हैं। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो v प्लस का u हो जाएगी। यानी कि जब नाव जब धारा को नाव जब धारा जब नाव को सपोर्ट करती है तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यही नाव यहां पड़ी हुई है और धारा उल्टी दिशा में बह रही है, यानी कि समझ गए ना, हालांकि नाव चल रही है लेकिन मान लो और धारा ऐसे बह रही है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, अप क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा अप स्ट्रीम, यानी कि उसको चढ़ाई करनी पड़ रही है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर चाल होती है ये, इसको v माइनस यू बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो नाव की चाल है उसको कम ही मिल जाती है, क्योंकि जो धारा है ना उसका विरोध कर रही होती है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल ऐसे। तो धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई क्या भाई? ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बताओ पहले। हम इसको नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम x और इसका नाम ले लेते हैं हम y। दोनों चीजें ये क्लियर हो गई भाई साहब? बोले सर बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी प्रकार आगे प्रस्थान करते हैं दोस्तों। आप बस मुझे ये बताओ कि ये है धारा की दिशा में चाल, ये है धारा की विपरीत दिशा में चाल, और ये है शांत जल में चाल। और अब मैं आपको बनाऊंगा होशियार। आप मुझे बताओ, अगर शांत जल में चाल दी हुई हो और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालनी हो तो क्या करना होता है दोस्तों? u को घटा दिया जाता है, धारा की चाल को घटा दिया जाता है। शांत जल में चाल दी हुई हो और धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो क्या करना होता है दोस्तों? u को जोड़ दिया जाता है। अगर धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हो और धारा की दिशा में चाल निकालनी हो तो आपका 2u हो जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगर ये दिया हो और इधर जाना है तो माइनस का 2u हो जाता है। ये भाई साहब बात समझ में आ रही है क्या आपको? खेल खिलाड़ियों का ये फ्लो ग्राफ है पूरा का पूरा, समझ में आ गई दोस्त? चलो अब मैं दूसरी बात करूं आपसे कि कभी भी अगर v प्लस यू एक तरीके से चाल है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मैं कहूं v माइनस यू, ये भी क्या होगा भाई? दूरी बटे समय। इसका समय अलग होगा, इसका समय अलग होगा, अगर दूरी समान है तो। मेरी बात ये भी क्लियर हो गई? आपको मैंने अभी बताया कि भाई इसको तो हम x बोल देते हैं, इसको हम y बोल देते हैं। कभी भी अगर आपको v और u निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? तो अगर v निकालना पड़े, नाव की चाल निकालना पड़े तो x प्लस का y बटे 2। और अगर आपको कभी u निकालना पड़ने को बोल दिया जाए तो x माइनस का y बटे 2, प्लस वाला बड़ा, y जो है वो माइनस छोटा। आप देख लीजिए v और u की वैल्यू भी आप निकाल पाओगे क्या यहां से? ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि धारा की दिशा में चाल मेरी 16 है और धारा की विपरीत दिशा में चाल मेरी क्या कहते हैं अपना 12 है, तो आप मुझे बताओ धारा की नाव की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ। मैं आपको दोबारा दोबारा नहीं बोलूंगा कि v को हम नाव की चाल बोलते हैं, इसको हम धारा की चाल बोलते हैं, यही हम पूरे चैप्टर में बनाते हैं। तो आप ये क्या बोलोगे? सर इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हो तो आपका 14 आ जाता है, और इन दोनों को घटाकर अगर बटे 2 कर देते हो तो आपका 2 आ जाता है। तो 14 और 2 16, और 14 में से 2 गया तो 12, आपका आंसर आ जाएगा भैया, आपका आंसर आ। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? इसी प्रकार कभी आपसे यह बोल दिया जाए कि v प्लस यू और v माइनस यू का अनुपात दे दिया जाए, क्योंकि दूरी बराबर है तो आपसे बोल दिया जाएगा कि यार अनुपात आ रहा है 3/2 मान लो। तो डायरेक्टली अगर v और u का अनुपात निकालना हो तो क्या निकाल दोगे भाई? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या करना है? 3 और 2 को जोड़ दो और 3 में से 2 घटा दो। डायरेक्ट, जैसे कभी बोल दिया जाए कि ऐसे ऐसे चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर समय 5 गुना लग जाता है, तो आपका v और u का अनुपात बताओ डायरेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, 6 और 4 यानी कि 3/2। ये डायरेक्ट आप अनुपात की बात कर सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हो?
डायरेक्ट आप अनुपात की बात कर सकते हो, किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब सवालों पर आते हैं और नाव चलाते हैं। आपके सामने पहला सवाल रख रहा हूं, करके दिखाइए। एक नाव धारा के अनुकूल भी बात हो जाती है। अब अनुकूल भी बोला जाए, 16 किलोमीटर 2 घंटे में। अब जब अनुकूल की बात आ रही है तो अनुकूल को भी v प्लस यू बोला जाता है। तो 16 किलोमीटर 2 घंटे में यानी कि 16/2 करूंगा तो 8 आ गया। और समान दूरी को धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि v माइनस यू, समान दूरी है 4 घंटे में, यानी कि 4 आ गया। अब शांत जल में पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी बताया ना, शांत जल में निकालना चाहते हो यानी कि v निकालना चाहते हो तो 8 प्लस का 4, 12/2 आपका 6 आंसर आ जाएगा। और आप धारा की चाल भी निकाल सकते हो तो 2 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कर पा रहे हो? अगला सवाल करके दिखाओ, चलो खटाक से। ये सवाल देखिए, अब कैलकुलेशन टफ भी आएगी बट मैं आपको बचाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं आपको कैसे बचाता हूं। देखो, राहुल नाव से इतने किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत उतने घंटे में, नाव से धारा के विपरीत जा रहे हो, आप इतने किलोमीटर जा रहे हो, आपको समय इतने घंटे लग रहा है, दूरी बटे समय ये चाल के बराबर होता है। धारा की दिशा में अगर जा रहे हो, इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी है 12 घंटे में। अब चीज तो वही है, बट यहां पर वही तो बात आ जाती है, कैलकुलेशन। सर मेरे को नहीं आती, मान लो आपको नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें गुरुजी? तो सिखाऊंगा ना, सिखाऊंगा। तो धारा की चाल निकालनी है। अब धारा की निकालेंगे तो आपको पता है इसमें से ये घटाना पड़ेगा। ये बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसमें से ये घटाकर बटे 2 करिए। देखिए, देखिएगा, 734 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/12 में से माइनस कर दूं 1/30, और मैं क्या कर दूं, माइनस कर चुका हूं, बटे 2 भी कर दूं। अब कैलकुलेशन सिखाओ सर। भाई 12 और 30 का लैसे पे हो जाएगा कि 5 का इधर गुणा कर दीजिए, 5 का ऊपर कर दीजिए, 2 का इधर कर दीजिए, 2 का ऊपर कर दीजिए, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3/734 गुणा 3/60 इंटू 2। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 3 से काटोगे देखो 20 बार, तो कितना आ रहा है? 734/40। 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1, 4 तिया 12, 18 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा हमारा। तो घबराना नहीं है बस, कैलकुलेशन से चीजें वही करते चलनी है। अब यही चीज आपको टफ लगती है। अगला सवाल करिए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 है और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं। तो पहला अटैक मैं वही करूंगा ना, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं, यानी कि v प्लस यू की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ नाव की चाल अगर 8 है तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत दिशा में गया, इतने किलोमीटर गया, 6 घंटे में गया, तो जवाब आ गया 9। धारा की चाल ये दे रखी है, धारा की चाल ये दे रखी है, तो नाव की चाल निकल जाएगी ना। तो इसको अगर जोड़ दोगे तो 13.8। तो आपसे यही तो बोला जा रहा है, 269 किलोमीटर धारा की दिशा में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में देखेंगे तो कितना आ रहा है? 13.8 और 4.8, 8 और 8 16, 18.6। अब 18.6 का जब आप भाग देते हो तो आपका समय निकल कर आ जाएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9, और ये यूं कह सकते हैं अपन 93 से काट लीजिए, तो ये चला जाएगा 93 से 3 बार और 93 से चला जाएगा 0.2 बार, तो जवाब आ गया 15। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है। आप लोगों का भी अगर 15 आ रहा है तो बता दो। स्थिर जल में 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैंने अभी आपको समझाया कि दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, समय दुगना लग रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि v प्लस का u और v माइनस का जो u है उसका जो अनुपात आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। यानी कि क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि v और u का जो अनुपात आ रहा है 2 और 1 3 आ गया,
और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? यही तो लगाया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब यहां पर देखो 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहा है, तो 3 बराबर अगर 3 है तो धारा की चाल 1 हो जाएगी, और धारा के अनुकूल v प्लस का u हो जाएगा 4। धारा के अनुकूल एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल के लिए क्या करोगे, v प्लस का u, और वापस आने में, वापस भी आना है तो क्या करोगे, 105 की दूरी है, v माइनस का u। खेल खत्म। तो यहां लग रहा है सर 21 पंजे 105, 15 सत्ते, टोटल 12 घंटे का समय लगेगा आने जाने में। अब जा रहे हो तो धारा की दिशा है, तो आओगे तो विपरीत दिशा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में इतना किलोमीटर और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी को 15 घंटे में, तो सेम उसी तरह का सवाल है जो अभी किया था अपन ने, टिपिकल कैलकुलेशन। तो कैसे करना है देखो, मैं आपको सिखाता हूं ना वैसे ही तरीका, 721/42। अब कहते हैं ना कि आदत हो जाती है जब इसी तरह की कैलकुलेशन आए टफ टफ, तो कैसे होता है देखो, प्रैक्टिस करो। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि भाई मुझे अगर धारा की चाल निकालनी है तो मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। अब जब मैं घटाऊंगा तो 721 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आया 1/15 माइनस 1/42। 15 और 42 आ चुका है, बटे 2 करना है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर आप मुझे देखिए कि यहां पर क्या करना है, बराबर करने के लिए देखो इधर 14 का गुणा करना पड़ेगा, यहां पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 721 9/210 गुणा 2। अब कैलकुलेशन देखो भाई, यही तो खेल है, खत्म। तो सर 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 से काटा 10 बार, 3 से काटा 3, ये आ गया सर जी 309/20। जवाब आ गया 15.45। अगर आपने भी सही किया है तो यही आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन को करने का तरीका है, फ्यूचर में अगर कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन आती है तो आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल भी पढ़ लीजिए एक बार आप। स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है। अब ये डायरेक्ट बोल रखा है कि भाई नाव की चाल जो है वो धारा की चाल की 5 गुनी है, ये डायरेक्टली सवाल ने बोल रखा है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। नाव को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करने में इतना टाइम लगता है, तो कैसे करोगे इस सवाल को। तो मैंने कहा यार इसको अगर 5x और x मान लूं तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर को तय करने में 6x आ गया, और आधी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय कर रहा हूं, टोटल टाइम 5 घंटे लग रहा है। आप चाहते हो तो आप इनको बराबर भी कर सकते हो, जैसे एलसीएम आपने ले लिया 12x ले लिया, 6 का भाग दूंगा तो 36 दूनी 72, 18 तिया 54, तो 60x बराबर 126। x की वैल्यू निकल कर आ गई 2.1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी 21 गुणा 5 यानी कि 10.5। हर एक चीज का आप भी कर रहे हो यार, मजा आ रहा है मेरे को, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, करिएगा। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 और धारा की विपरीत दिशा में इतनी है। एक नाव की चाल धारा की दिशा में देखो 41 है और धारा की विपरीत दिशा में 41/2 है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल इतना समय लगता है, टोटल टाइम। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे को x भी दिया हुआ है, मुझे y भी दिया हुआ है, और मुझे टोटल टाइम भी दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आपको याद आ रही है तो वो क्या होती है, अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो। अब पूछा गया है तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी की बात करूंगा, लेकिन मैं पहले एक तरफा दूरी निकालूंगा, वन साइडेड, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है निंजा टेक्निक वाला,
ये वन साइडेड दूरी देता है जहां दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का गुणनफल हो गया, दोनों की चालों का योग, और टोटल टाइम आ गया 13। 2 से कट गया 2, 41 से कट गया 41, तो जवाब कितना आ जाएगा? 41 गुणा 13/3। अब ये कहोगे सर ये तो एक तरफा है, कुल दूरी पूछी गई है तो 2 से गुणा करना जरूरी है क्योंकि दोनों तरफ की दूरी बराबर है। तो जवाब आ जाएगा 1066/3। मजा आया क्या? मजा आया कि नहीं आया ये बताओ यार। 1066/3, ठीक है, 1066/3। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। तो आप समझ गए ना कि v प्लस यू और v माइनस यू का अनुपात डायरेक्टली निकाल सकते हो 36/18। हाँ, क्योंकि इसको 18 घंटे लग रहे हैं, इसको 36, तो 2/1। तो v और u का रेशियो कितना होगा? लेकिन ध्यान दीजिए यहीं पर गड़बड़ कर जाता है बच्चा। 2 और 1 3, 2 में 2, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1। अब पूछा क्या गया है? स्थिर जल में नाव, स्थिर जल में चाल नाव की, तो ये v, और धारा की दिशा में, अच्छा, तो आंसर कितना होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 3:4। स्थिर जल में 3:4 होना चाहिए अगर हिंदी के माध्यम के हिसाब से बात करूं तो। हालांकि शायद हम जो निकाल रहे हैं वही आंसर भी होगा, 3:1 ही। हाँ, यहाँ नाव लिख लो, है ना, धारा की, नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात, तो आंसर फिर 3:1 दे देना, है ना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हाँ, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में भी ठीक कर लो बस, ठीक है, हाँ सही है। अगला सवाल करो फिर, करो। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13, धारा की चाल 4, 68 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करवा रहा हूं। लगे समय की तुलना में कितना अधिक समय लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9, तो यहां 4 लग रहे हैं, यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 9 7 63, 63 और 5/9। अब इसका इसका अंतर कितना आ रहा है? 3 5/9, यानी कि 3 घंटे। अब 5/9 को अगर आप 60 से गुणा कर दो, 3 से काटा 20 बार, 3 से काटा ये, तो 3 घंटे 33 मिनट कुछ आ जाएगा भाई। निकटतम मिनट तक ही लेना है, तो 33 मिनट तक ही लिया है, आगे नहीं लिया है। आगे भी आंसर आ सकता था लेकिन आपको निकटतम मिनट तक ही लेना था। अगला सवाल करके दिखाओ। स्थिर जल में एक नाव की चाल दे रखी है आपको, स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है 15, धारा की चाल दे रखी है आपकी 3, तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो धारा के अनुकूल जाओगे आप, v प्लस का u, किलोमीटर प्रति घंटा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? तो 12/60 कर लो, है ना, मिनट को घंटे में बदल दो, तो आपका जवाब डायरेक्टली आ जाएगा 18/5, यानी कि 3.6 किलोमीटर। ये सवाल इस तरह से करने होते हैं, आप कर भी पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल जा रहे हो, धारा के प्रतिकूल समझ गए, v माइनस यू, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट को घंटे में बदल दिया, तो v माइनस यू 2 है, अब v प्लस यू 6 है, तो अब कर नहीं सकते हो क्या आप? हाँ, तो v बराबर हो गया सर जी 4, और u बराबर हो गया सर जी 2। स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 6 किलोमीटर जाने में स्थिर जल में, पानी नहीं चल रहा है, केवल नाव चल रही है, तो केवल और केवल टाइम लगेगा 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट। मजा आ रहा है भाई? बताओ यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अब गलत मत कर देना। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या होती है? v होती है, जिसको मैंने 15 कह दिया, को धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में इतना लग रहा है। समझ गए आप? तो ऐसा है सर, दूरी पता है, x क्या होगा, y क्या होगा, x प्लस का y क्या होगा, और टोटल टाइम दिया ही हुआ है आपको। तो दूरी कितनी है? 50, x कितना है? 15 प्लस का u, धारा की दिशा, और y धारा की विपरीत दिशा, दोनों का योग
30, दोनों को जोड़ दिया और टोटल टाइम लग रहा है 15/2 घंटे। प्यारे दोस्तों 15 दूनी 30, ये हो गया 200, तो 225 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 200 और यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, यू बराबर आ जाएगा 5। तो धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जानी है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई कार अगर 45 की रफ्तार से चल रही है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 की रफ्तार से वापस आ जाती है तो एवरेज स्पीड, जब दूरी बराबर हो तो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, केवल दो हो जब, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये कब लगेगा दोस्तों? ये तब लगेगा जब दूरी बराबर हो। तो दूरी बराबर है, जा रहा है और आ रहा है, तो 2 × 45 × 36 और 45 और 36 51 और 30 81, 9 पड़म 45, 9 नाम 81, 9 चौके 36, तो जवाब आया सर 40। तो आपकी जो स्पीड आ रही है, औसत चाल आ रही है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। आपकी जो स्पीड आ रही है, औसत चाल आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। मैं अब आपको यहां छोड़ने वाला नहीं हूं। अब इस चीज को मैं रिपीट कराने वाला हूं कि ये कब लगता है। ये तब लगता है जब दूरी बराबर हो और कोई जा रहा है और आ रहा है, केवल 2 स्पीड होती है तब लगता है। ये बेसिक फॉर्मूला है क्या? ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। इसे भी दिमाग में रखिए। एवरेज स्पीड का अगर 3-4 आ जाएं तो एक मेथड काम आता है, एलसीएम मेथड। इसे भी दिमाग में रखिए। वो कब लगेंगे उन पे बात होगी, लेकिन अगर ऐसा आ जाए जहां 2 स्पीड हो, डिस्टेंस सेम हो, तो ये होगा। अगला प्रश्न, 90 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो औसत चाल बताइए। मैं आपको फिर कहता हूं कि दूरी 90 किलोमीटर की दे रखी है, लेकिन आपको कोई लेना देना ही नहीं है। 30 से जा रहे हो और 60 से वापस आ रहे हो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2xy x + y। खेल खत्म कर दे मेरे भाई। 40 आपका आंसर आ गया। 40 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, गोली गेट बनना पड़ेगा। गोली गेट बनोगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना कोई बात ही नहीं है फिर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ और करके दिखाओ। एक ट्रक 60 की चाल से P से Q तक जाता है और उसी मार्ग से वापस आता है 100 की चाल से, तो एवरेज स्पीड। फिर से 2 स्पीड दे रखी है, दूरी बराबर है 2xy x + का y। खेल समझ में आया क्या? आया क्या? 4 दूनी 8, 4 से काट दिया हमने इसको 15 बार और 2 पंजे 10, 15 5 75। आंसर आ चुका है 75। आपकी औसत चाल हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइएगा क्या आएगा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या वही टाइप है? मैं सोचता हूं, देखता हूं कि 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव औसत चाल 15 है और जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है जाते समय, और 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल दे रखी है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे अच्छा है? मैंने बोला ना अच्छा। इसका मतलब यहां पर एवरेज स्पीड आपको दे दिया है, आपको एक तरफ की चाल दे दी, दूसरी तरफ की निकालनी है। फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि दूरी बराबर है, 2 चाल दे रखी हैं बस। तो औसत चाल 15 है दोनों तरफ की, उसमें एक जाते समय की 20 है, आते समय की निकालनी है, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, बढ़िया रहा। तो हमने देखा सर 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 तिया 60 प्लस का 3y बराबर 8y, 5y बराबर 60, y बराबर हो गया 12। तो आते समय की जो चाल हो जाएगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 50 की चाल से A से B तक जाता है और 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बता दो। तो 50 की चाल से जाता है, 40% अधिक करोगे तो आएगा किससे? 14 पंजे 70 से आएगा भाई। 40% ज्यादा का मतलब होता है 140, तो 14 पंजे 70, 2xy अपॉन x + का y, तो ये एवरेज स्पीड है। तो 0 से काटा 0, 2 से काटा मैंने 6 बार, 2 से काटा मैंने 3 बार, 2 से काटा मैंने इसको 25 बार,
25 सत्ते 175 बटे 3, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 58.33, 58.33 आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए। 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट, 50 मिनट तक 50 मीटर पर मिनट और औसत चाल बताओ सोच समझ के। अब क्या ये जो अभी तक करते आ रहे हो वैसा है क्या? सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। बेसिक फॉर्मूले को भी लगा लीजिए। हाँ, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे निकालोगे सर जी? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया सर 2000 मीटर। स्पीड इनटू टाइम 3500 मीटर और समय 100 मिनट और 50 मिनट 150। तो जवाब आया सर 5500 बटे 150। जीरो से काटा 0, 5 तिया 15 और 110 बटे 3 मीटर पर मिनट। 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 सर एक कार पहले 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 30 किलोमीटर 30 की गति से औसत चाल बताओ। अब डिस्टेंस भी अलग अलग है तो आप लगा ही नहीं सकते वो वाला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 110। कुल समय कितना आ जाएगा? 20 चौके 80 और 30 एकम 30। तो जवाब आ गया सर 110 बटे 5, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे समझ में आई बात? अरे कर पा रहे हो? चीज आनी चाहिए। अगर आप CBT 2 दे रहे हो तो, CBT 1 दे रहे होते तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि भाई चलो बेसिक नहीं होता, अब तो अच्छा होगा भाई। कुल दूरी कितनी हो गई? 80 और 30 110। कुल समय दूरी का चाल में भाग 4, 30 का 30 में भाग 1, तो 100 बटे 5 22। क्लियर है भाई? औसत चाल निकल के आइस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइए। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक जो है वो पहले 300 किलोमीटर की दूरी को 50 की रफ्तार से और शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि औसत चाल उसकी 60 हो जाए? बढ़िया क्वेश्चन है। औसत चाल 60 हो जाए, कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा मजा। अब क्या करें बताओ? अब मैं आपको 2-3 मेथड सिखाता हूं, बेसिक सीखिए आप इसका। एक है 300, एक दूरी बची 500। कुल दूरी कितनी है भाई? 800 और कुल समय कितना लगेगा? 300 को मैंने दे दिया 50 से भाग, तो सर 6 घंटे, और आप 500 को दे दीजिए x से भाग, क्योंकि वो स्पीड आपको पता ही नहीं है, यहाँ टाइम आता। और एवरेज स्पीड कितनी है भाई? 60। आप में से किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है औसत चाल के इस फॉर्मूले में, जहां कुल दूरी बटे कुल समय ले लिया और यहाँ x हमें निकालना है, बची हुई दूरी 500 ही होगी, x निकालना है। बोले गुरुजी कुछ अच्छा कर रहे हो आप। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं भाई। 0 से 0 काट दिया। 80 बराबर 6 से गुणा करूंगा 36 और 6 पंजे 3000 बटे के x। ये हो गया सर जी 4 40 44 बटे 3000 बटे x। x बराबर 3000 बटे 44। 4 से काटेंगे 750 बटे 11 और आंसर हमारा यही आ रहा। अब दूसरा तरीका भी जानना चाहने में कितने बच्चे इच्छुक हैं? सर सेकंड तरीका भी बता दीजिए। सेकंड तरीका जो मैं यूज करना चाहता हूं वो है मेरा LCM मेथड। हाँ, वो मैं यूज करना चाहता हूं। ठीक है, ओके करो। देखो दोस्तों, एक तरीका और दिमाग में लग सकता है जो कि आपको बताया जाएगा कि दूरी का अनुपात कितना है। अगर एलसीएम मेथड में बात हो जाती है तो अभी तो 2 सेक्शन है, तो उन दोनों सेक्शन में एक में अगर 300 है तो दूसरे में 500 हो जाएगा क्या? तो इनकी जो डिस्टेंस का अनुपात है वो ये हो जाएगा क्या? हाँ, यही हो जाएगा। एक की दूरी कितनी है? पहले वाले की दूरी कितनी है? 50, स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दूसरे वाले की तो निकालनी है।
बोलो। यस, दोनों का एलसीएम कितना है? 50 गुणा x। टाइम कितना है? x, और x का भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर 50। किसी को कोई समस्या? कुल दूरी कितनी आ रही है? 5 और 3 8 यूनिट। कुल समय कितना आ रहा है? इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का इसमें गुणा करना जरूरी होता है। जैसे ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा, नीचे वाले को 5 से। तो 250 प्लस 3x, और बराबर किसके कर दो? 60 के, एवरेज स्पीड। अब बस वही सॉल्व करना है। और देख लो 40x बराबर 25 6 की 150 यानी कि 1500 प्लस 6 तिया 18x, तो 22x बराबर आपका 1500, x बराबर 750 बटे 11। तो गुरुजी उतना ही टाइम लग रहा है, उल्टा ज़्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए। चलो क्लियर है भाई? ठीक लग रहा है क्वेश्चन? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है, तो प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि अक्षता 50 किलोमीटर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ओके, क्लियर है। फिर 30 किलोमीटर की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, ठीक है। और उसके बाद 60 किलोमीटर की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। पूरी यात्रा की औसत चाल k है। ठीक है, निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? कुल दूरी बटे कुल समय से। और उस k के चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? क्वेश्चन ऐसा है भाई। ओके फाइन। तो कुल दूरी कितनी आ रही है? 300, 360 और 420। एक 1080 कुल दूरी बटे समय। समय कैसे निकालोगे? 50 का भाग दे दोगे 300 में 6 बार जा रहा है, 30 का भाग दे दोगे 12 बार जा रहा है, और 60 का भाग दे दोगे 7 बार जा रहा है। तो ये आपके सामने आ गया 1080, 18 और 7 25। ओके गुड। ये स्पीड आ गई भाई, और इसी की वैल्यू तो k है। तो बस 216 में 1080 बटे 25 का भाग कर दो। ये कट गया 2 बार, आंसर आ गया सर जी 5 घंटे। अगर आपका भी 5 घंटे आ रहा हो तो आप मुंबई आ सकते हैं सब। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताते जाना, और मज़ा आ रहा हो तो करते जाना। कि बोला जाए सर कि एक बस है जिसकी अलग अलग स्पीड दे रखी है, ओके, लेकिन 12 किलोमीटर की 4 बराबर दूरियों को तय करता है, तो एवरेज स्पीड, यानी कि अगर डिस्टेंस बराबर है, तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं D1, D2, D3 और D4। हमेशा एलसीएम मेथड से करो सर, सारी दूरियां बराबर हैं। ठीक है बॉस, मान गए। अच्छा, तो क्या करते हैं हम, सारी जो स्पीड दे रखी होती है ना, उनका एलसीएम ले लो। तरीका सिखा रहा हूं, सामने देख लेना। तो यहां एलसीएम ले लिया 120। ये एक तरफ की दूरी है, हमें 4 दूरी लेनी है, तो बाद में करूंगा, पहले मैं टाइम निकाल लेता हूं। 6, 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे। तो कहानी ये कहती है कि कुल दूरी कितनी है? 4 से गुणा। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट हैं, सबका 1-1 से गुणा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली जोड़ सकते हो। 9 और 1 10 और 2 12। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये टोटल टाइम है। आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, तो आप आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट उठ सकता है। तो अगर थोड़ा दिमाग चल रहा है तो पेपर में कर लेना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सामने अभी करके दिखाइए, और मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। ये एएलपी अभी 2024 में भी आया हुआ सवाल है। तो अभी बताया ना सर, 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, तो सेम वही वाली बात है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट बताऊं कैसे करना है? सर एलसीएम ले लो 60, ये आ गया टाइम 6, ये आ गया 3, ये आ गया अपना 2 और ये आ गया अपना 1। तो आपको पता है 4 बराबर दूरी है, कुल दूरी बटे कुल समय कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। तो जवाब आ जाएगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। खेल खिलाड़ियों का अगर बना दोगे तो काम बढ़िया हो जाना है। अब
अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब दूरी बराबर नहीं है, अब बोला गया है कि 2/5 भाग इससे और बाकी भाग उससे। तो 2 भाग 5 में से 2, तो 5 में से 2 d1 और बचा हुआ बताओ, जल्दी से बताओ, 3 ही तो बचेगा। सही है सर, बस खेल हो गया, तुमने समझ गए तो बस। तो ये हो गया 50 और 60, एलसीएम ले लो 300। 50 का भाग दोगे 6 बार, 60 का भाग दोगे 5 बार। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 को 5 से गुणा कर दो और कुल समय कितना हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस के रेशो का इसमें गुणा कर दो, तो 12 और 15 27। यार ये तो गुरुजी सुपर फास्ट मेथड है ये तो। बस यार तुम बस रहो साथ में, मजा कर देंगे, देखना। तो आपका जो जवाब आ रहा है 55 5/9, 55 5/9। अब देखो अगला, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में औसत चाल बताओ। तो कुल दूरी 45, कुल समय 8 और 10 18, तो 88/18, 44/9, जीत गए आप बी ऑप्शन के साथ। एक आदमी 12 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाता है। आगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति क्या है सर? एक आदमी 12 किलोमीटर की औसत चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाता है और 10 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर तक चलाता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी है 22 और कुल समय कितना आ जाएगा? 5/6 और 6/5, 22 25 और 36 61 और यहाँ आ गया 30, तो 660/61 और अनुमानित निकालना है तो 61 एकम 61 बचे 5, जाएगा ही नहीं, 10 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। हाँ, अब 10 पॉइंट में भी देखो 10.4 भी है, 10.8 भी है। 10.8 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा क्या? तो सर जी 61 एकम 61 बचे कितने? 5, 61 बचे 5 0, तो 50 बचा हुआ है 500, 8 बार जाएगा। 500 बच रहा है ना शेषफल, तो 8 बार ही जाएगा, 4 बार तो क्यों जाएगा? PQR एक कार से यात्रा कर रहे हैं। P पहले घंटे के दौरान 40 की औसत चाल से कार चलाता है। Q अगले 2 घंटे के दौरान 50 की औसत चाल से चलाता है। R अगले 3 घंटे के दौरान 60 की औसत चाल से चलाता है। 6 घंटे में कुल औसत चाल बता दो। तो पहले घंटे की दूरी 40, अगले 2 घंटे के लिए 100 और अगले 3 घंटे के लिए 180। तो कुल दूरी तो ये आ गई सर जी 320 और कुल समय कितना है? 6 घंटे। 160/3 53.33। एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां इतने इतने की चाल से तय की। तो अब आपको औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन 1 नंबर है भाई, कैसे करोगे? कुल दूरी तो ये हो गया 360 और 350 और 250 कितना हो जाता? 600 600 660 610 कुल दूरी। कुल समय कितना है? 11 का भाग दूंगा 20, 5 का भाग दूंगा 50 और 7 का भाग दूंगा 20, तो सर 90 आ रहा है। 610/90, 61/9, तो 54 और 7, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला, रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय से पैदल चलकर जाती है। सुबह के समय वह दूरी 1 घंटे में तय करती है और शाम के समय 15 मिनट अधिक लेती है। तो दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। कुल दूरी कितनी हो रही है सर? 10 और कुल समय कितना हो रहा है? 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट। तो ये हो गया सर 2 सही 1/4, 9/4, तो 40/9।
मजा आ रहा है? आएगा, पेपर में आएगा अगर आप यहां से पढ़कर जा रहे हो तो। अगला प्रश्न करिए, 2024 में आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय करता है, कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय करता है और कुछ एक्स्ट्रा दूरी को 2 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में। तो देखो 28 किलोमीटर और 4 32, और समय कितना लग रहा है? 7 और 2 9, तो 9 3 27 और 5 32। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी को 111 की चाल से चलती है, फिर 258 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 86, कुछ नहीं है, कुल दूरी ले लो। मेरे हिसाब से भाई 2 60 20 80 480, कुल समय 2 घंटे और 86 की रफ्तार से आई थिंक 3 घंटे, तो 480 बटे 5 96 किलोमीटर पर आवर। 2024 में आया हुआ सवाल है आरपीएफ एसआई के अंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2024 में आया हुआ सवाल है अभी आपके लिए। 230 किलोमीटर की 46, 400 की 100, तो कुल दूरी हो गई सर जी 630, और 630 5 घंटे यहां पर और 4 घंटे यहां पर, 630 बटे 9 70 आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो, आप सक्षम हो। बस ट्रेन भी यार एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, एक ही फॉर्मूला है। हाँ, एक ही फॉर्मूला कितने का है? एक ही फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया 240 मीटर कोई लंबी ट्रेन है और वह किसी खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में, और 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, जब 240 मीटर लंबी ट्रेन होती है और कभी किसी खंबे को पार कर रही होती है, तो वह आपको केवल और केवल यहाँ पर यह समझ में आता है यहाँ से कि यहाँ से केवल जो स्पीड निकलेगी वो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, वो निकल कर आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। अब यही 650 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करना हो तो ट्रेन खुद की लंबाई भी कवर करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करती है, और स्पीड इसकी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलता तो है नहीं, केवल ट्रेन ही चल रही है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय निकालना है आपको, बस खेल खत्म हो गया। 890 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो 0 से 0 कट दिया, 89 सेकंड आंसर आ चुका है आपका। 89 सेकंड्स आपका राइट आंसर आ चुका है, तो 89 सेकंड आपका सही जवाब है। तो ऐसा क्वेश्चन आप अगर पेपर में आता है तो कर लेंगे ना? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत आ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। अगला सवाल देखो किस तरह का पूछा जा सकता है कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की चाल है, बदलना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, 5/18 से गुणा करके बदलना होता है, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एक जोड़ दिया आपने, 100 मीटर लंबा आपने प्लेटफॉर्म जोड़ दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? बोले सर बिल्कुल आ गई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, तो आपसे पूछा गया है कि भैया समय क्या होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों देखो, तो ये हो रहा है भैया 250, वो गुणा करना जरूरी हो जाता है जब सेकंड में आपको निकालना हो, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 से काट दिया मैंने 50 बार, तो समय जो आ रहा है वो आ रहा है 15/2। 15/2 का क्या मतलब है? 7.5 सेकंड है। 15/2 का क्या मतलब है? 7.5 सेकंड है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी को 1342 मीटर लंबी सुरंग पार करने में इतना सेकंड लगता है। अच्छा सवाल है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग को पार हो रहा है, तो सुरंग की लंबाई, तो दूरी दूरी एक तरफ जोड़ देते हैं। सुरंग चलती तो है नहीं, रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, और समय दूरी बराबर चाल गुणा समय, एक फॉर्मूला है, उसी को ही बार बार लगाते रहना होता है बस ऐसे सवालों में। तो कर लेंगे ना आप ऐसे सवालों को अब? तो ये हो गया सर 530 × 3, तो लंबाई 1342 बराबर 530 × 3 1590। 1590 में से ये अगर घटा देते हैं आप, तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 248। तो जिनका भी आंसर 248 है
वो बिल्कुल बढ़िया है। किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? इतने मीटर। तो डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा आ सकता है जो कि आपको समझना होगा। और वह पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई को भी आप ऐड कर दीजिए। और अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गुणा कर दें 5/18 से, तो आपका देखो समय निकल जाएगा यहाँ से। तो समय निकल जाएगा, कितना निकल कर आ रहा है? 18 दूनी 36। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 13 और 13 26 और 1 27। तो 2700 में 10 का भाग दे देंगे तो समय निकल कर आ गया 270 सेकंड। 270 सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ना कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और बोल रहा है कि समान लंबाई के 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर 2 प्लेटफॉर्म है और उनकी लंबाई भी सेम ही है तो कुल दूरी ये हो जाएगी। दूरी, चाल, चाल को मैंने कहा ना कि चाल को ऐसे लिखना होता है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, और समय। तो सर जी ये हो रहा है 900, और 900 को बटे 10 कर देंगे तो आपका जो टाइम आ रहा है वो 90 सेकंड आ जाएगा। जो आपका टाइम आ रहा है 90 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए अगला सवाल देखिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। पिछली ट्रेन 100 मीटर छोटी एक अन्य ट्रेन उसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तो दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों कैसे करोगे देखो, देखिए। तो आपको सबसे पहले देखना है, 2 ट्रेन अपन ने मान ली। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन है, पुल को 36 सेकंड में पार करवा रहे हो। पिछली ट्रेन से 100 मीटर छोटी एक ट्रेन है। एक ट्रेन अगर एल लंबाई की है तो उससे 100 मीटर छोटी एक ट्रेन है। ठीक है, एल लंबाई की ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले एक पुल को, चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा कर लेता हूं। देखो मेरे जो दिमाग में चल रही है, ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ पुल। पुल है ना, पुल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 5/18 से गुणा कर दिया और 36 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो बात यहां पर क्या आ जाती है कि 18 पंजे 90, ये आ गया 900। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? और ये जो 900 है ये क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। कोई दिक्कत तो नहीं? बोले सर नहीं है। अब बोला जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो पहले वाली से 100 मीटर छोटी है, और पुल तो वही है। हाँ सर पुल तो वही है, बोल रहा है ना, पुल उसी पुल को पार कर रही है। रफ्तार 45 है, ट्रेन है, छोटी ट्रेन है, रफ्तार 45 है, तो टाइम कितना लगेगा यही तो पूछा गया है। बस निकाल दोगे? अरे क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो एल टी और एल पी की वैल्यू है 900 है, तो एल टी और एल पी की वैल्यू 900 रख दूंगा, उसमें से 100 घटा दूंगा तो 800। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं बस। सही है ना सवाल? मजा आ गया ना? 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, अभी आ रहा है देखो 25/2। तो यहां से हम देखेंगे 25 से आप इसको काटोगे 4 बार, 8 चौके 32 दूनी 64, तो 64 आपका जवाब आ गया। 64 सेकंड्स आपका जवाब आ चुका है। 64 सेकंड्स आप इसका जवाब दे सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं ना तो वह एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं ना तो वह एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय ले लेती हैं। तो भाइयों और बहनों, जब कोई भी 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो एक पैरामीटर जो कांस्टेंट होगा वो क्या है? दूरी। डिस्टेंस कांस्टेंट ही तो होगी भाई। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी तो हमेशा जुड़ती जुड़ती है। तो फिर खेल कहाँ बनेगा? खेल यहां बनेगा, क्योंकि जब वो अगर समान दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो जुड़ेगी, और समान दिशा में चल रही हैं तो चालें आपस में घटेंगी।
तो भाइयों और बहनों यहाँ पर देखो प्लस वाला है तो ज्यादा वाला टाइम यहाँ आ जाएगा सामने इसके, और यहाँ कम वाला टाइम आ जाएगा। यानी कि इससे मुझे ये समझ में आ गया कि 4:1 आ चुका है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं लगाता हूं तो S1 और S2 का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया तो 3। भाइयों कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला तरीका तो आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपको इस अनुपात पर सेट कर रहा है। तो 18 से काटा 10 बार, 18 से काटा ये, बस सी ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है, बस आपका आंसर सी आ चुका है। तो आप ऑप्शन नंबर सी आंसर दे सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ऑप्शन नंबर सी आंसर दे सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर मुझे तो पूरा पूरा निकाल के बताओ, तो मैं पूरा ऐसे निकालूंगा 150 और 250, तो टोटल दूरी हो गई 400। चलो सर ये भी ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि वह विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, मतलब समान दिशा में चल रहे हैं, तो समान दिशा में चल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2x, और टाइम कितना ले रहे हैं 20 सेकेंड, है ना। तो जब 20 का भाग दे देंगे ना आप, तो यहाँ 20 आ गया, लेकिन ये 20 किस में है मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 72। तो भाइयों x बराबर कितना आ गया 36। अगर x बराबर 36 आ गया तो देखो 180 और 108, दो स्पीड आ गई है 180 और 108। अगला सवाल देखना कि सर 132 और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। समझ गए कंसेप्ट। तो अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो ये आ गया 240, और समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। पहले की रफ्तार ये है, दूसरे की ये है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के हो गई 72, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो तो टाइम निकल जाएगा 18 चौके 72, 20 से काटोगे 12 सेकंड, आपका जवाब हो गया बिना किसी दिक्कत के। हर एक सवाल को बनाकर चलो, आपका काम हो जाएगा आसानी से। ये बात आप समझ के चलना, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। समांतर पटरियों पर 45 और 51 की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दूसरी की बता दो। और कल का टॉपिक क्या लेना है वो भी बता देना। वैसे तो मैं सोच के बैठा हूं, लेकिन फिर भी आपकी राय भी जरूरी होती है, मैच कर जाए तो अच्छी बात है। सर एक ट्रेन की तो ये रही लेंथ, दूसरी ट्रेन की लंबाई आप निकालना चाहते हो, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 96। इसको 5/18 से गुणा कर दूं इंटू 21, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 16 छिक 96, 16 पंजे 80, 8 7 56। तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अगर मुझे निकालनी है तो 560 में से 290 आप घटा देंगे ना, घटा देंगे तो 16 में से 9 गया तो 270 आंसर आ जाएगा आपका। जिनका भी आंसर 270 है, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे पर निकलती है, सुबह 7 बजे, और 84 की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से 9:30 बजे पर उसी दिशा में समांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे यात्रा करने के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? अपना उत्तर इसी क्रम में बताएं। अच्छा सवाल है, नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना। मैं समझाता हूं, देखो सुबह 7 बजे की बात है, एक ट्रेन स्टेशन ए से निकल चुकी है, स्टेशन ए से निकल गई है एक ट्रेन 7 बजे, रफ्तार 60 है उसकी, और एक दूसरी ट्रेन है ना 9:30 बजे निकल रही है। तो मैं सीधा 9:30 बजे की बात करूंगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 9:30 बजे सुबह सुबह की बात है और दूसरी ट्रेन निकलने के लिए तैयार है, तो पहली ट्रेन इस समय कहां होगी? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो सर पहली ट्रेन तो निकल गई ना आपकी। मैंने कहा कहां निकल गई? बोले 7 बजे निकल गई है वो। यानी कि 2.5 घंटे में 60 की रफ्तार से वो ट्रेन कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 150 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई कि यार वो ट्रेन जो है वो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। और 9:30 बजे की अगर स्थिति की बात करेंगे आप, तो पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 150 किलोमीटर दूर है। अब इसकी रफ्तार तो वही 60 है, और जो दूसरी वाली ट्रेन यहां से चल रही है उसकी रफ्तार 84 है।
बात आपको समझ में आ गई। अब ये इसको ओवरटेक करना चाहती है, ये इसको पकड़ना चाहती है, तो कैसे पकड़ेगी? दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर, आई थिंक सो। रिलेटिव स्पीड आ गई 24। तो भाई ये जो टाइम लग रहा है, 6 से काटूंगा 25 बार, 6 से काटूंगा इसको 4 बार, 4 4 छिकी 24, 6 घंटे 15 मिनट, या 6.25 इसको लिख सकते हैं अपन लोग, है ना, 6.25 ही बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है आपसे शायद कि ये बता दो यार, कितने घंटे यात्रा के बाद वे दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिलेंगी? तो 6.25। तो आंसर इन दोनों में से ना होते हुए इन दोनों में से होगा। एक चीज और पूछी है क्वेश्चन ने, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर? तो स्टेशन ए से ये महानवा भी चले थे बाद में, तो हाँ, और इन्हीं के बाद का समय आप निकाल लो, 25/4 से गुणा कर लो बस। तो 4 से गुणा करोगे तो 21 गुणा 25, तो 21 दूनी 420, 21 दूनी 42, 420 और 21 पंजे 105, 420 और 105 हो जाएगा 525। तो कुल तय की गई दूरी जो है पकड़े जाने से पहले वो 525 है। क्या है? 525। कैसे हुई 525? क्योंकि जो बाद में चलता है उसी की चाल को सीधा टाइम से गुणा कर दो, वो दूरी निकल कर आ जाती है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वो पकड़ा गया। 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटे कम टाइम लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से इतना कम है, तो तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल कैसे कैसे आप निकालोगे? देखो मेरे को तो अच्छा लगा ये सवाल। क्यों क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दूरी आपकी बराबर है। एक चाल अगर x है तो दूसरी चाल आपकी x माइनस का 8 होगी, कम है ना, और दोनों की चालों का जो अंतर है वो 8 है, और टाइम का जो अंतर है वो 1 है। इसी को तो निंजा टेक्निक हम कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी कोई तो कहते हैं। तो आपको यही देखना है कि ऐसी कौन सी चाल है जिनका अंतर 8 है। सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इन दोनों में से होगा। लेकिन क्या कोई भी आपको 34 और 26 का मल्टीप्लीकेशन 96 × 8 के अंदर मिल पाएगा? यहां पर 24 और 32 का मिल पाएगा सर, है ना, यहां 32 और 24 का मिल पाएगा, यानी कि आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, सी कभी नहीं हो सकता। ये क्या किया मैंने? इसको कहते हैं दोस्तों निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या बताती है? जब आपको दूरी दे रखी हो या दूरी निकालनी हो, दो अलग अलग चाल दी हुई हो, और उन चालों का अंतर निकालकर टाइम डिफरेंस से गुणा कर दीजिए। तो ये दूरी निकालने की एक निंजा टेक्निक है। दो स्टेशन ए और बी इतनी दूर हैं, तो मैंने कहा चलो यार 2 स्टेशन मैंने बना दिए, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। सरकार से बड़ा लेट बनता है, देखो हमने कितनी जल्दी बना दिया। देखो ये 2 स्टेशन हो गए हमारे। एक रेलगाड़ी 7 बजे पर 100 की चाल से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। दूसरी, अब बताओ, अब मैंने कहा भाई 8 बज गए, अब 8 बजे पहली वाली रेलगाड़ी कहां होगी? तो सर पहली वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर आगे होगी। क्यों? क्यों तो आप देखो ना, वो 100 की चाल से भाग रही है ना, तो सुबह 8 बजे की बात है, वो यहां आगे निकल जाएगी इतना। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 बजे बी से ए की ओर, अच्छा माफी चाहता हूं यार, माफी चाहता हूं तुमसे, क्योंकि 7 बजे 100 की चाल से ए से बी की ओर चल रही है 7 बजे, और 8 बजे यहां से, तो सही है कोई बात नहीं, 8 बजे की बात है ना, तो 8 बजे ये वाली यहां आ गई होगी, है ना, 100 किलोमीटर चल के, तो इनके बीच में दूरी जो है वो 1700 किलोमीटर बचेगी। अब स्टेशनों के बीच की, स्टेशन तो नहीं है, अब यहाँ आ गई ना वो ट्रेन, तो पहले वाली, हाँ ठीक है। अभी 8 बजे की स्थिति ये है। अब ये जो ट्रेन है ना 325 की रफ्तार से चलना शुरू करती है, और ये 100 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे कि 1700 किलोमीटर की दूरी रिलेटिव स्पीड से 425 से अगर आप तय कर रहे हो, तो आपका जो टाइम है वो लग जाएंगे दोस्तों 4 घंटे। कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद 4 घंटे, यानी कि 12 बजे दोपहरी में, बिल्कुल ये ध्यान रखना, बिल्कुल 12 बजे दोपहरी में। क्लियर है?
क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया? अगला सवाल करो। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं सर। विपरीत दिशाओं में चालें आपस में जुड़ जाती हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी है। तो दोनों की लंबाई अगर 180 है तो दोनों की लंबाइयों का योग 360 हो जाएगा और वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रही हैं और दोनों की चाल समान है तो दोनों की चालें आपस में जुड़ गई। तो सर जी 12 तिया 36 यानी कि 30 और एस की वैल्यू आ रही है 15। तो आप गलती से 15 आंसर मत दे देना क्योंकि जो ये 15 आया है ये मीटर पर सेकंड में है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप 18/5 का गुणा कर दीजिए। 18/5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल देखिएगा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन है। कितनी चाल से चल रही है? 78 की चाल से चल रही है। एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को इतनी देर में पूरी तरह से पार कर लेती है। अच्छा सवाल है। समान दिशा की बात आ गई है, 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को। तो मुझे पता है यार, ट्रेन पी की लंबाई मुझे नहीं पता। 120 मीटर लंबी ट्रेन मेरी क्यू है, 78 की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी, समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 की चाल से। तो 78 में से अगर 62 चले जाएंगे तो 16 आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा और 4.5 मिनट को मैं 60 से गुणा करूं, 9/2। 9/2 मिनट को 60 से गुणा करूंगा तो 270 सेकंड। सही है? सही है नहीं है पता चलेगा। 9 से काटा आपने 2 बार, 9 से काटा आपने 3 बार, 2 से काटा आपने 8 बार, 8×5 = 40, 4×3 = 12। तो प्यारे प्यारे भाइयों, 1200 लेंथ ऑफ ट्रेन पी बराबर हो गया कितना? 1080 मीटर। बात आपको समझ में आ गई क्या? पहले तो बताओ। लेंथ ऑफ ट्रेन पी निकल कर आ गया 1080। ठीक। अभी आगे बोला गया है ना कि विपरीत दिशा में 81 की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा। इसलिए तो पी की लेंथ आई कि भाई एक ट्रेन और है उसको पार करवा रहे हो अब आप, 245 की जिसकी लंबाई है लेकिन वो विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो इसकी रफ्तार तो 78 है और इसकी 81 है। इनको अब जोड़ोगे आप। अब जोड़ना क्यों है बताओगे कोई? सर जी 159 इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसलिए जोड़ेंगे। विपरीत दिशा है ना इसलिए। देखो ना, विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन देखो कितना क्लासिक क्वेश्चन है। ऐसी कैलकुलेशन आ रही है थोड़ा, है ना, आपको लगती होगी सर टफ है, लेकिन आ रही है तो भाई करना तो पड़ेगा। 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×6 = 18। अब देखो भाई, 5 से अगर आप इसको काटते हो, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 5×5 = 25, 53 से अगर इसको आप काटते हो, 5×3 = 15, 5 बार चला जाएगा तो 6×5 = 30 सेकंड आंसर आ रहा है दोस्तों। तो जिनका भी आंसर 30 सेकंड आ गया वो ठीक है, बढ़िया है। 32 की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो 32 की चाल से चलने वाली एक ट्रेन ए है और विपरीत दिशा में 28 की चाल से चलने वाली एक ट्रेन बी है। और देखो ट्रेन बी की लंबाई ए की 1.5 गुनी है, तो ये अच्छा सवाल है। तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की 1.5 गुनी है। तो ट्रेन ए की लंबाई अगर 2x है तो बी की लंबाई आपकी 3x हो जाएगी। 28 और 32 विपरीत दिशाओं की बात करोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे और 33 सेकंड में पार हो जाएगा। 5x, 6 के काटा 10, 6 से काटा 3, 3 से काटा 11, 550। x बराबर आ गया 110। बात समझ में आ गई क्या? चलो, अभी क्या है, यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि ट्रेन लेंथ आ गई 220, इसकी लेंथ आ गई 330। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई बताओ भाई।
तो ट्रेन बी की लेंथ आ गई 330, एक पुल आ गया, और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो है 28, उसको 5/18 से गुणा कर दूंगा, और कितने सेकंड में, 54 सेकंड में। बस ऐसे करने हैं सवाल, एक एक चीज को पकड़ के चलना है। पता है बच्चा अगर छोड़ देगा दिक्कत हो जाएगी। देखो 140 420, लेंथ ऑफ ट्रेन बी आ गई 90, मतलब लेंथ ऑफ पुल, सॉरी 90, लेंथ ऑफ पुल 90 आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं काफी इस सवाल से इम्प्रेस्ड हूं। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर देता हूं कि 120 मीटर लंबी, भाई मैं ऐसा रिवीजन करवा रहा हूं भाई, आप जब इसको पूरा करके जा रहे हो ना, एक सवाल इससे बाहर क्यों जाएगा, आप खुद भी सोचना कि क्यों जाएगा। सारे टाइप हो गए इसमें। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर रही है। अब व्यक्ति है, और यह ट्रेन 27 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को कितनी देर में करेगी। देखो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है, ट्रेन समान दिशा में चल रहा है, व्यक्ति इंटू 9। मैं ऐसे नहीं करता इस सवाल को, मैं सीधा करता हूँ 18 सेकंड में, ठीक है। फिर इसको डायरेक्टली 18/5 से गुणा कर दो आप, फिर उसके बाद देखो डायरेक्टली आपका 24 आ जाएगा। और 24 क्या है, रिलेटिव स्पीड है, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो आप जानते हैं कि घट जाती है समान दिशा में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। तो 33 आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई है, 33 आपकी क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बोला जा रहा है कि 27 और 33 विपरीत दिशा है, 230 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर पहले वाली ट्रेन है, और इनको अगर जोड़ेंगे 60 आ रहा है, 5/18 से गुणा कर दो, टाइम निकाल लो खटाक से। 300, 350, 21 सेकंड आंसर आ गया भाई, 21 सेकंड आंसर आ चुका है, 21 सेकंड। एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उस रेलगाड़ी समान दिशा में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की चाल से राज और मधुर इतने इतने सेकंड में आगे निकल जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखो बहुत सिंपल सवाल है, जब रेलगाड़ी की आपकी है और समान दिशा में, देखो एक चल रहा है अपना राज जिसकी स्पीड 2 है, एक चल रहा है अपना मधुर जिसकी स्पीड 4 है। आप मुझे बताओ ये स्पीड ज़्यादा है, पता है आपको, तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा क्रॉस में, और यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 ST - 18, 10 ST - का 40, एक केवल ST की बात आ रही है तो वो आ जाएगा 22। और ये 22 किस में पता है आपको, ये किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट। क्या बात कर रहे हो, देखो तो सही। तो अब देखो दोस्त, अब आप ये कहते हो सर 22 को अगर मैं 2 घटा दूं तो ये आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको अगर 5/18 से गुणा कर दूं और 9 सेकंड आपका टाइम लग रहा है, तो आपकी ट्रेन की लेंथ आएगी केवल डायरेक्ट, और वही हमें निकालनी है शायद। तो जवाब आ रहा है 50, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 50, 50 आपका लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। तो दोस्तों सेशन में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। मैंने 25 ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या थ्योरम्स की सेशन रात को ले लिया था, आप उसे चेकआउट कर लें एक बार। पेपर एक्ट मंडे से शुरू होगा, टाइम टेबल हमारी फ्री क्लासेस का ये है ही। और जो बच्चे ग्रुप डी के लिए, तो उनका टाइम टेबल 10 बजे इसी चैनल पर, 3 बजे इसी चैनल पर, 5 बजे इसी चैनल पर, और 7 बजे इसी चैनल पर है। एप्लीकेशन पर आप हमारे एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेस मिल जाते हैं, जहाँ पर फाउंडेशन आप पूरा कवर कर लो सकते हो, आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, मतलब पूरा कंटेंट वही है, जो आप बस इतना सही करके चलोगे तो काम हो जाएगा। मैथ के लिए मैथ का प्राइम बैच, सारी सब्जेक्ट के लिए रेलवे का प्राइम बैच ले सकते हो आप। इस तरह से देखो हमारे प्राइम बैच हैं, 100 डेज टारगेट है, और पुराना भी फाउंडेशन भी है, मास्टरी बैच भी है। मैथ रीजनिंग कॉम्बो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, क्रैश कोर्स लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो एप्लीकेशन पर जाओ, ओपन करो और अपने बैचेस से जुड़ जाओ, ठीक है। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।